स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनएस हिंदी नॉवल स्टोरी पर। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आएं, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, ये एक कंप्लीट स्टोरी है, तो इसके आगे के एपिसोड भी एक साथ ही अपलोड कर दिए हैं। मतलब अब आप पूरी कहानी का मजा एक साथ ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। इससे हमें आपको और भी कहानियां देने में मदद मिलेगी। आगे की सभी स्टोरी मेंबरशिप वाले सब्सक्राइबर्स को एक साथ ही मिल जाएगी, बाकी यूजर्स को डेली एक एपिसोड मिलेगा। एपिसोड 31। अश्व उसके कमरे से जा चुका था और चाहत अब भी अपने आंसू बहाए जा रही थी। आज से ज्यादा बुरा उसे कभी नहीं लगा था। भले ही उसका अश्व से कोई रिश्ता ना हो, लेकिन फिर भी वो एक लड़की का दर्द बखूबी समझ सकती थी, खासकर तब जब उसे हमेशा एक साइड कैरेक्टर बनाया जाता हो और यहाँ तो वृंदा को उसकी जिंदगी में खुश भी नहीं रहने दिया जाता था। बेचारी ना जाने कैसे सहलग कर जी रही थी उस निर्दयी अश्व के साथ, जो उसे अपने पैरों की जूती के समान मानता था। अभी वो रो ही रही थी कि तभी ना जाने उसे क्या हुआ कि वो अपना सिर उठाकर खुद में ही कुछ सोचने लगी। उसने अचानक ही अपने हाथों को देखा और फिर अपने चेहरे को छुआ जो आंसुओं से भीगे हुए थे। उसने खुद से ही सवाल करते हुए कहा, ये क्या है? मैं रो क्यों रही हूँ? माना कि ये मेरा शरीर नहीं है, वृंदा का है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं रोने लग जाऊं। अरे चाहत हूं मैं, इतनी आसानी कोई मुझे रुला नहीं सकता, और इसमें तो ये बिगड़ैल बैल अश्व भी मेरा कुछ नहीं लगता, तो मैं क्यों रोऊं? कहते हुए चाहत उठ खड़ी हुई। खैर वृंदा, अब चिंता मत करो, तुम्हें इस अश्वर नाम की बला से छुटकारा तो मैं दिलवाऊंगी। अरे अपनी जिंदगी से ऊपर कभी किसी को नहीं रखना चाहिए, और ये मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। तुम कहाँ हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जब तुम वापस आओगी तब तक बहुत कुछ बदल चुका होगा। शायद तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही होगी। चाहत ने आसमान की तरफ देखकर कहा और आगे बढ़ने लगी कि तभी उसके पैरों में कांच जो चुभ गया था वो दब गया और उसकी चीख निकल गई। उसने अपनी आंखें दर्द में बंद कर ली, तभी किसी ने उसे थाम लिया। चाहत ने अपनी आंखें हल्के से खोली तो उसकी आंखों के आगे अक्ष का चेहरा था। चाहत ने उसकी तरफ देखा तो उसने अपनी नम आंखों से कहा, आई एम सॉरी, अश्व ने तुम्हारे साथ ये सब किया। अक्ष ने कहा और इसे बेड पर बिठा दिया, जिसके बाद वो फर्स्ट एड बॉक्स ले आया और उसके पैर में लगी चोट की पट्टी कर दी। अक्ष ने उसकी तरफ देखा तो वो हल्के से मुस्कुरा दी। तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, गलती तुम्हारी थोड़ी ना है, चाहत ने कहा तो अक्ष ने उससे कुछ नहीं कहा और एक चेयर लेकर उसके सामने बैठ गया और उसे देखकर बोला, तो अब मैं जो सवाल पूछूं उसका सही सही जवाब देना। कौन हो तुम? अक्ष में उसके चेहरे की तरफ देखकर पूछा तो चाहत की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर अक्ष किस बारे में बात करना चाह रहा था, कि तभी उसे याद आया कि अभी कुछ देर पहले वो खुद को चाहत कहकर पुकार रही थी। उसे लगा जैसे अक्ष को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया। उसने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? चाहत की बात सुनकर अक्ष उसके सामने आया और फिर बोला, तुम बताओ मुझे, कौन हो तुम? चाहत घबरा रही थी कि अगर उसे ये पता चल गया कि वो कहानी को वृंदा नहीं बल्कि असली जिंदगी की चाहत है तो फिर उसका रिएक्शन कैसा होगा। क्या वो उसकी बातों का विश्वास करेगा? क्योंकि जैसा उसके साथ हुआ था उस पर कोई भी उसे पागल समझ सकता था। वो यही सोच रही थी कि क्या उसे अक्ष को अपनी सच्चाई बतानी चाहिए या नहीं, कि तभी उसके कानों में एक बार फिर अक्ष की आवाज सुनाई दी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक। मैं वृंदा हूं और कौन हो सकती हूं? चाहत ने अपनी नजरें चुराकर धीरे से कहा, नहीं, तुम अब वो पुरानी वाली वृंदा मत बनो। तुम वो वृंदा बनो जो किसी से नहीं डरती, जिसे किसी भी बात का खौफ नहीं, भले ही उसके सामने चाहे जो कोई भी हो। मैं जानता हूं कि अश्व बहुत ज्यादा गुस्से वाला और एग्रेसिव इंसान है, लेकिन अगर आपको उससे डील करना है तो आपको सबसे पहले खुद को बदलना होगा। आप ये डर कर घबरा कर उसके सामने मत रहा करो। कोई शेर नहीं है वो जो आपको खा जाएगा, इंसान ही है। आज देखा नहीं आपने, जब आपने उसे उल्टा जवाब दिया तब वो कैसा बौखला गया था। बिल्कुल वैसे ही आपको हमेशा उसे सबक सिखाना है, और देखना एक दिन जीत बस आपकी ही होगी। अक्ष ने कहा तो चाहत उसका चेहरा देखने लगी। उसका डर अक्ष की पूरी बात सुनने के बाद खत्म हुआ कि उसे उसकी असलियत के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर उसे ये बात पता चल जाती कि वो सब इस वक्त कहानी में है तो ना जाने क्या ही हो जाता। उसने अक्ष को देखा जो आज उसकी मदद कर रहा था अश्व से लड़ने में और उसे हराने में। वो उसे हर तरह से मोटिवेट कर रहा था अपनी जिंदगी जीने के लिए, जबकि वो खुद अश्व का दोस्त था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अश्व का दोस्त होने के बावजूद भी वो ऐसा कैसे था। उसने अक्ष को देखा और फिर उसे देखकर बोली, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना अश्व इस वक्त वैसे ही गुस्से में है कि मैंने उससे उसकी माँ को छीन लिया और अपनी तरफ कर लिया, और अब तुम भी मेरा साथ दोगे तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। अरे होता है तो हो, गुस्सा किसे फर्क पड़ता है अब। और वैसे भी दोस्त हूँ, क्या हुआ? उसकी गलतियों पर पर्दा नहीं डालूंगा बल्कि उसे कान खींचकर उसकी गलती बताऊंगा। मैं ऐसा दोस्त हूँ, अक्ष ने हंसते हुए कहा तो चाहत के होंठों पर भी मुस्कान आ गई। बिल्कुल अक्ष ऐसा दोस्त नहीं था जो अपने दोस्त की गलती पर उसे छिपाए, बल्कि वो ऐसा था कि उसे वो गलती करने से रोके और उसे उसकी गलती बताए। आज वो चाहत का साथ दे रहा था क्योंकि उसे पता था कि अश्व जिस रास्ते पर इस समय चल रहा था वो बहुत ही गलत है, और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा जो वो कभी नहीं चाहता था। वो हमेशा ही उन दोनों का भला ही चाहता था, इसलिए आज वो चाहत की मदद कर रहा था।
एपिसोड 32। रात का समय था जब चाहत अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी और उसके ठीक सामने आसमान में आधा चांद निकला हुआ था। पता नहीं क्यों लेकिन ये चांद उसे हमेशा अपनी याद दिलाता था। हाँ, ये चांद आज एक बार फिर आधा ही निकला था। उसकी तरह वो भी अधूरी ही थी क्योंकि आज ना तो वो पूरी थी और ना ही वो चांद। आज तक उसे कोई पूरा करने वाला था ही नहीं। जो कोई भी था बस उसे दुख देने के लिए। लेकिन फिर भी वो आज खुश थी क्योंकि कुछ लोग थे जो उसका देने को तैयार थे, भले ही कैसी भी परिस्थिति हो। चाहत ने आसमान को तरफ उस चांद को देख मुस्कुरा दी। शायद अब मैं अपनी जिंदगी खुशी से जी पाऊं। लेकिन ये तो जिंदगी भी मेरी नहीं बल्कि वृंदा की है। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। क्या वजह है जो मैं इस कहानी में घुसी हुई हूँ। चाहत खपे छोटे ओ की मात्रा न दसे ही ये सारी बातें कहे जा रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और फिर मुड़कर कमरे की ओर चली गई। अगली सुबह वो छत पर आई हुई थी ठंडी वहां लेने के लिए कि तभी उसकी नजर सामने की तरफ गई जहां अश्व स्विमिंग पूल में तैर रहा था। इस वक्त वो सिर्फ बॉक्सर में था और किसी प्रोफेशनल स्विमर के जैसे तैर रहा था। चाहत जानती थी कि उसे स्विमिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन वो इस समय यहां होगा ये उसे नहीं पता था। उसका मुंह खुला रह गया अश्व के वो चौड़े कंधे देखकर जो इस वक्त उसके सामने था। अश्व उसकी तरफ पीठ करने स्विमिंग पूल में ही दीवार से टेक लगाकर खड़ा था। उसका आधा शरीर पूल में था और कंधे के ऊपर वो बाहर था, जिस वजह से चाहत उसके चौड़े कंधों को देख पा रही थी। उसे इस तरह से अपनी आंखों के सामने देखकर उसका मुंह खुला रह गया और वो अपनी पलकें तक झपकाना ही भूल गई। उसके दिल की धड़कनें एकाएक बढ़ चुकी थी। आज से पहले उसने इस तरह से किसी लड़के को नहीं देखा था। भले ही वो अंशुमान को डेट कर चुकी थी लेकिन उसने कभी उसे किस तक नहीं किया था और यही वजह थी कि अंशुमान ने उसे छोड़कर वर्तिका को चुना। अश्व ने अपनी भीगे हुए बाल झटके तो उसके छींटे चाहत के चेहरे पर आकर लगे और वो अचानक ही हकीकत में आई। उसे समझ आया कि इस वक्त वो अश्व के ठीक पीछे पूल के पास खड़ी थी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो अश्व के शारीरिक अंगों को देखने में इतनी व्यस्त हो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कब उसके करीब पहुंच चुकी थी। उसे डर लगने लगा कि कहीं अश्व ने उसे वहां देख लिया तो कहीं वो उस पर भड़क ना उठे और एक बार फिर उसे नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए वो बिना देर किए जल्दी से वहां से भागी, लेकिन नीचे पानी गिरे होने की वजह से उसका पैर फिसला और फिर अगले ही पल वो पानी में जा गिरी। छपाक की आवाज से साथ वो पानी में जा चुकी थी। वहीं उसे इस तरह से पूल में गिरते देखकर अश्व के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। उसने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे उसे ऐसी ही कोई उम्मीद थी। उसे पता था कि चाहत की तैरना नहीं आता, इसलिए अश्व ने भी जल्दी से रिएक्ट करते हुए उसकी ओर तैर कर गया और उसे कमर से थाम कर ऊपर उठा लिया। चाहत जो इस वक्त पानी में होंठ पैर चलाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, अचानक ही इस तरह से किसी के द्वारा पकड़े जाने पर उसके दिल की धड़कनें थम गई और अगले ही पल उसका सिर पानी के बाहर था। उसने अपनी आंखें धीरे से खोली और सामने देखा तो पाया कि उसके आंखों के आगे और चेहरे के बहुत करीब इस वक्त अश्व था। चाहत की हाइट उसके आगे बहुत ही ज्यादा छोटी थी, जिस वजह से वो पानी में ढंग से खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो अश्व ने उसके पैरों को अपनी कमर पर लपेट लिया और उसकी कमर पर होंठ रखकर उसे थाम लिया। इस वक्त अश्व ने उसे अपनी गोद में उठा रखा था और चाहत के दोनों पैर उसकी कमर पर लिपटे हुए थे। दोनों पानी में भीगे हुए थे। जहां चाहत की सांसें तेज थी वहीं अश्व वो शांत सा उसकी आंखों में देखे जा रहा था। चाहत का पूरा शरीर पानी में गिरने की वजह से भीग चुका था और इसी वजह से जो कपड़े इस वक्त उसने पहने हुए थे वो भी गीले होकर उसके शरीर को विजिबल बना रहे थे, जिस वजह से उसके शरीर की बनावट दिख रही थी। वहीं अश्व के शरीर पर भी पानी की बूंदें किसी मोती की तरह चमक रही थी, जो उसे और भी ज्यादा हॉट बना रही थी। चाहत ने अपना सलाइवा गटका, ना जाने क्यों लेकिन अश्व को इस तरह से खुद के करीब देखकर उसका मन डोलने लगा था, मगर वो अपनी नजरें इधर उधर करते हुए खुद को उसकी तरफ अट्रैक्ट होने से रोक रही थी। वहीं अश्व वो चाहत के कंधे और होंठों पर छाए उन पानी की बूंदों को देखकर खुद को कंट्रोल करने की भरसक कोशिश कर रहा था। ना जाने क्यों लेकिन आज वो हल्के श्याम रंग वाली लड़की भी उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। अश्व जानता था कि उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करना हर किसी की बात नहीं, लेकिन इस वक्त जो लड़की उसके करीब थी और उसे अपनी मासूम आंखों से देख रही थी उसमें लता नहीं कौन सी बात थी। अश्व ना जाने कब से उसके होंठों और गर्दन को घूरे जा रहा था। जब चाहत ने अश्व को अपनी आंखें में यूं घूरते हुए पाया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? चाहत ने उसकी ओर देखकर हैरानी से कहा और खुद को ढकने की नाकाम कोशिश करने लगी। वहीं अश्व ने जब उसे खुद को इस तरह अपने हाथों से कवर करते देखा तो उसने बिना देरी किए उसे घुमा दिया और अगले ही पल वो दीवार से सटी हुई थी। चाहत ने अपनी हिरनी जैसी आंखों से उसे देखा तो वो मदहोश सा उसकी आंखों में देखने लगा। ना जाने क्यों लेकिन आज चाहत खुद उसकी उन आंखों में खोई जा रही थी। उसने किसी तरह खुद को रोका लेकिन तभी उसे कुछ महसूस हुआ और जो उस महसूस हुआ उसे देख हैरानी से फैल गई। उसने अश्व की तरफ देखा जो इस वक्त उसे गले लगाए गहरी सांसें ले रहा था। एपिसोड 33। सुबह का समय था जब घर की छत पर उस स्विमिंग पूल में चाहत और अश्व दोनों भीगे हुए एक दूसरे की बाहों में थे। जहां अश्व ने चाहत को कमर से पकड़कर दीवार से लगा दिया था वहीं चाहत के पैर अब भी उसकी कमर पर लिपटे हुए थे। चाहत ने अपनी हिरनी जैसी आंखों से उसे देखा तो वो मदहोश सा उसकी आंखों में देखने लगा। ना जाने क्यों लेकिन आज चाहत खुद उसकी उन आंखों में खोई जा रही थी।
चाहत अभी कुछ समझ पाती उससे पहले ही अश्वर ने उसकी गर्दन पर अपने तपते हुए होंठ रख दिए और उन मोती जैसी पानी की बूंदों को चूमने लगा। चाहत की आंखें हैरानी से फैल गई और साथ की उसकी धड़कनें भी बढ़ गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि अभी अभी इस वक्त उसके साथ क्या हुआ। अश्वर बेतहाशा उसे चूमे जा रहा था और वो अब भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। इससे पहले कि वो मदहोश होती उसे अचानक ही होश आया और उसने अश्वर को दूर धक्का दे दिया, जिससे वो उससे बहुत दूर नहीं हुआ, सिर्फ उसका चेहरा उससे थोड़ा दूर हो गया। चाहत ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहा लेकिन अश्वर ने उसका होंठ पहले ही पकड़ लिया। चाहत ने गुस्से में उसकी ओर देखा तो वो हल्के से मुस्कुरा दिया। तुम्हारे साथ रहते हुए इतना तो समझ गया हूं कि तुम कब क्या करने वाली हो, अश्वर ने कहा तो चाहत की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने घूरकर उसे देखा और फिर नाक फूलाकर गुस्से में बोली, तुम तो अनिरा को पसंद करते हो ना, फिर ये सब करने की क्या जरूरत है, जाओ उसके पास। चाहत की बात सुनकर अश्वर की भौहें सिकुड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या था जो हर बार वो उसे अनिरा के नाम के ताने देते रहते थी। अश्वर की पकड़ उसके होंठ और कमर पर कस गई कि तभी उसने उसकी आंखों में देखकर जुनून से कहा, मैंने कभी भी अनिरा को पसंद नहीं किया। उसकी वो सर्द आवाज सुनकर चाहत की आत्मा तक सहर चुकी थी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो उसके सामने ऐसा क्यों कह रहा था कि उसने कभी अनिरा को पसंद नहीं किया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया तो उसने अपनी बात को सुधारते हुए कहा, ओह मुझे न समझ आया, तुमने उसे पसंद नहीं किया बल्कि प्यार किया है ना? चाहत की ये बकवास सुनकर अश्वा का दिमाग खराब हो चुका था। मैंने ना ही उसे कभी पसंद किया और ना ही कभी प्यार किया। उसकी बात को सुनकर चाहत की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे समझ नहीं आया कि जब वो अनिरा को पसंद नहीं करता था, प्यार नहीं करता था, तो फिर वो वृंदा को परेशान क्यों किया करता था। ये राज उसे आज तक पता नहीं चला। सच तो ये था कि अश्वा एक राज की तरह था, जिसके जितने ही पर्दे खोलो वो और भी ज्यादा गहरा होता जाएगा। तो फिर तुम मुझे क्यों परेशान करते रहते हो? बताओ, मुझे आज तो जानना ही है। और ये क्या चक्कर है? तुम अनिरा को पसंद नहीं करते तो ये सब क्यों कर रहे जो, और मैं जिंदगी मुश्किल क्यों बना रहे हो, बताओ मुझे। चाहत ने चिल्लाकर कहा तो अश्वर ने अपने एक होंठ से उसके मुंह को बंद कर दिया, जिससे उसकी बातें भी बंद हो गई। उसने उसकी ओर देखा और फिर बोला, इस कहानी में बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हें नहीं पता है और ना ही किसी और को मेरे अलावा, और उन्हें राज कहते हैं। अश्वर ने उसके कानों के पास आकर धीरे से लेकिन सर्द आवाज में कहा तो वो सिहर उठी। अश्व उससे दूर हुआ और हल्के से मुस्कुराकर अपने होंठ उसके मुंह पर से हटा दिए कि तभी चाहत के सवालों का पिटारा शुरू हो गया। राज? कैसा राज? और ये सारे सस्पेंस सबको मेरे ही आगे बनाने होते हैं? तुम मुझे सच सच सारी बात बताओ, मुझे जानना है। वैसे भी मेरी जिंदगी झंड पड़ी हुई है, उसे थोड़ा तो सुधार पाऊंगी जब सब जान जाऊंगी। शायद तुमसे भी छुटकारा मिल जाए और मैं कहीं दूर शांति की जिंदगी जी पाऊं। चाहत ने कहा ही था कि तभी उसकी चीख निकल गई जब अश्वर ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। एक बात याद रखना वृंदा, ना तो मैं तुम्हारी जिंदगी में किसी को आने दूंगा और ना ही तुम्हें अपनी जिंदगी से जाने दूंगा। और तुम जो ये मुझे तलाक देने के सपने देख रही हो ना, ये एक सपना ही रह जाएगा, क्योंकि मैं तो ऐसा होने नहीं दूंगा। अश्वर ने जुनून भरे स्वर में उसकी आंखों में देखकर किसी पागल की तरह कहा तो चाहत का मुंह बन गया, जिसकी उम्मीद अश्वर ने तो बिल्कुल नहीं की थी। तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, बिन पैदी के लोटे हो जो इधर उधर घूम रहा है। सच सच बताओ मुझे, अब तुम क्या करना चाहते हो? हाँ, तुम तो हमेशा से अनिरा को पसंद करते थे ना, तो अब ये माई वाइफ इज माई लाइफ वाला बंदा तुम्हारे अंदर कहां से घुस आया? बिन पैदी का लोटा, ये क्या होता है? अश्वर ने उसकी बात सुनकर अपना सिर घुमा लिया और फिर अचानक ही उसके चेहरे के एकदम करीब आ गया, जिससे उसकी धड़कनें तेज हो गई। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, मैंने कभी अनिरा को पसंद नहीं किया। और एक बात, जरूरी नहीं कि जो दिखे वही हमेशा सच हो। वैसे तुम्हारा मुंह आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं चलने लगा है, अश्वर ने कहा और अचानक ही उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे चूम लिया और एक ही सेकंड में उससे दूर भी ही गया। आज छोड़ दे रहा हूं, लेकिन अगली बार अपने पति होने का हाल लेकर रहूंगा मैं, अश्वर ने वहां से जाते हुए कहा तो चाहत, जो अब भी हैरान थी, उसने अचानक ही होश में आते हुए कहा, दिख मत जाना मुझे, नहीं तो पति होने का हक बहुत अच्छे से दूंगी तुम्हें टांगे तोड़कर। चाहत ने चिल्लाकर कहा, लेकिन अश्वर को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो यूं ही सीटी बजाते हुए वहां से चला गया। एपिसोड 34। चाहत बेकरी जाने के लिए तैयार हो चुकी थी और वो घर के बाहर निकल ही रही थी कि तभी उसके सामने एक काले रंग की कार आकर रोकी। वो हड़बड़ा कर पीछे हो गई, क्योंकि वो अगर पीछे न होती तो शायद आज उसका पैर भी टूट चुका होता। चाहत गुस्से में चिल्लाकर उस ड्राइवर की सुनाने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर उस कार की खिड़की पर गई, जहां इस वक्त उसका कांच नीचे हो रहा था। चाहत की आंखें हैरानी से फैल गई जब उसके अपनी आंखों के आगे उस कार में शेड्स पहने उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। चाहत ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसकी ओर से अपनी नजरें ऐसे घुमाई जैसे उसे जानती तक ना हो। मुझे इग्नोर करने से कुछ नहीं होगा, चलो मैं तुम्हें शॉप तक छोड़ देता हूँ। अश्वर ने जब उसे इस तरह से नजरें फेरते हुए देखा तो हल्के से मुस्कुराकर कहा। चाहत ने उसकी ऐसे देखा मानो जैसे वो किसी एलियन को देख रही हो। आखिर इस अश्वर को हो क्या गया था? सुबह वो उसके साथ अजीब सी हरकतें कर रहा था और अब वो उसे बेकरी तक छोड़ने की भी बात कर रहा था। चाहता क्या था वो?
अश्व को समझ पाना उसके बस की बात नहीं थी, इसलिए उसने उसे इग्नोर करना ही बेहतर समझा और बिना कोई जवाब दिए दूसरी तरफ से घूमकर गेट के बाहर चली गई और टैक्सी रुकवा कर उसमें बैठकर वो जा चुकी थी। यहाँ अश्व अपना मुंह खोले खुद को इस तरह इग्नोर होते हुए चुपचाप देख रहा था और चाहत को जाते हुए भी। उसने अपना सिर फेरा और अपने बालों में होंठ फेरते हुए खुद से बोला, लगता है तुम्हें अब भी मुझ पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें जल्द ही मुझ पर विश्वास हो जाएगा। आखिर पति हूं मैं तुम्हारा, विश्वास तो करना ही होगा तुम्हें मुझ पर। कहते हुए वो अचानक ही हंस दिया और फिर अपनी कार आगे बढ़ा दी। वहीं दूसरी तरफ आज चाहत का दिन अच्छा गया, लेकिन उसका दिमाग फिर भी खराब ही था। और हो भी क्यों ना, आखिर अश्वर ने उसका सिर सुबह सुबह ही खा लिया था। एक तो उसकी बातें उसे समझ नहीं आ रही थी। चाहत ने सारा सामान फ्रिज में रखा और अपना पर्स लेकर बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी एक लड़की मटकते हुए उसकी दुकान में दाखिल हुई। मैंने सुना था यहाँ पर बहुत अच्छी पेस्ट्रीज मिलती हैं, क्या आप मुझे दे सकती हैं अभी? उस लड़की ने दुकानों में चारों तरफ देखने के बाद चाहत की तरफ देखकर कहा। वहीं चाहत ने जब उस लड़की की आवाज सुनी तो उसके जान खड़े हो गए। उसकी आंखें हैरानी से फैल चुकी थी उस आवाज की अपनी दुकान में सुनने के बाद। इस आवाज को वो बहुत अच्छे से जानती थी और उसे पहचानने में वो कोई गलती नहीं कर सकती थी। चाहत ने अपना सिर घुमाकर उस औरत को देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि वो इस वक्त उसकी दुकान में क्यों थी। हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि खुद अनेरा थी, इस कहानी में उसकी दुश्मन और असली जिंदगी में उसकी बहन। चाहत ने अपने अंदर जन्मे उन क्रोध के भावों को किसी तरह शांत किया और शांति से उससे बोली, कौन सा फ्लेवर? बटर स्कॉच। अनेरा ने उसके सवाल का जवाब दिया और फिर वहीं पर रखी एक चेयर बैठ गई। वैसे सोचा नहीं था कि एक गांव की गंवार, मेरा मतलब अनपढ़ लड़की इस शहर में एक बेकरी शॉप भी चला सकती है। अनेरा ने उसकी ओर देखकर तंज कसते हुए कहा, लेकिन चाहत ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसे इग्नोर कर दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे उसका उससे कोई मतलब ही नहीं था। इस वक्त चाहत उसे कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। जाहिर सी बात थी, सुबह से उसका दिमाग इतना खराब था कि अब उसे किसी से भी बात करने में भी ताकत नहीं बची थी। पहले अश्व और अब अनेरा, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हर रोज इन जैसे लोगों से भिड़ते रहे। उसने बिना कुछ बोले और सुने उसके सामने टेबल पर पेस्ट्री की प्लेट रखी और वहां से जाने लगी कि तभी अनेरा की आवाज सुनाई दी, तुम भी मेरे सामने बैठ सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। चाहत ने उसकी ओर देखा और फिर शांत आवाज में बोली, देखो इस वक्त मेरा किसी से भी बात करने का कोई मूड नहीं है, तो प्लीज जल्दी से खाओ और जाओ यहाँ से। उसकी बात सुनकर अनेरा के होंठ में पकड़ा हुआ चम्मच कस गया। उसकी मुठियां भींच गई थी चाहत के इस तरह से जवाब पाकर। उसने उसकी ओर देखा और फिर अकड़ कर बोली, तुम्हें नहीं लगता कि मेरी एनिवर्सरी पर जो तुमने किया उसके लिए तुम्हें सॉरी कहना चाहिए? ये बात उसने चाहत की ये जताने के लिए कही थी कि उसने उस दिन गलती की थी, जिसके लिए उसे उससे माफी भी मांगनी चाहिए। चाहत ने उसकी ओर देखा और फिर घूमकर उसके सामने आकर बैठ उसकी आंखों में घूर कर बोली, ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ भी किया था तुमने खुद किया था और उसकी जिम्मेदार भी तुम खुद ही हो। चाहत कह ही रही थी कि तभी अनेरा अचानक से ही पागलों की तरह हंसने लगी। उसे इस तरह से बेवजह हंसते देखकर चाहत की थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि इस वक्त वो उसे समझ नहीं आ रही थी। अरे तुम भी ना बहुत जल्दी नाराज हो जाती हो। अच्छा बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी जिंदगी? बहुत बकवास ना? अनेरा ने कहा तो चाहत की भौहें सिकुड़ गई। आखिर इस लड़की को कैसे पता था कि इस वक्त उसकी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही? क्या अश्वर ने उसे इसके बारे में भी सब कुछ बता दिया था? और अगर उसे नहीं बताया था तो फिर उसकी जिंदगी के बारे में अनेरा को कैसे पता था? उसके चेहरे पर आए भावों को देखकर अनेरा हल्के से मुस्कुरा दी और फिर बोली, अब तुम ये मत पूछने लग जाना कि मुझे कैसे पता। उसकी हंसी अचानक ही गायब हो गई और वो चाहत के चेहरे के करीब आकर पागलों की तरह देखकर बोली, मुझे तो ये भी पता है कि तुम कब खाती हो, उठती हो, नहाती हो और इस दुकान पर आती हो। ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता है तुम्हारे बारे में? और एक बात बताऊं, ये सब मुझे कैसे पता है? अश्वर की वजह से। कहते हुए उसने कुर्सी से टेक लगा लिया और अपने हाथों को हवा में घुमाते हुए बोली, सच कहूं ना तो तुम्हारी जिंदगी का सबसे खास इंसान इस वक्त मेरे शतरंज का एक मोहरा बन चुका है, जिसे मैं जब चाहूं यूज कर सकती हूं और जब चाहूं अपनी जिंदगी से बाहर फेंक सकती हूं। ना जाने क्यों, लेकिन आज चाहत को अनेरा बहुत बदली सी लग रही थी। आज वो बहुत अलग लग रही थी उस दिन से जब वो उससे पार्टी में और पहली बार मिली थी इस कहानी में। शायद यही उसका असली चेहरा था जो वो पूरी दुनिया से छिपाती आई थी। अब बस देखना ये था कि क्या चाहत उसका ये चेहरा पूरी दुनिया के सामने ला पाएगी या नहीं। एपिसोड 35। रात का समय था जब अनेरा चाहत की बेकरी पर आई हुई थी और उससे उल्टी सीधी बातें कर रही थी। चाहत का उसे अपने सामने एक बार फिर देखकर उसका दिमाग खराब हो चुका था और उस पर भी वो उसके सामने ना जाने कैसी अजीब सी बातें कर रही थी, जिस वजह से उसका मूड और भी ज्यादा खराब हो रहा था। वो चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन उसने जो आखिर में कहा उसे सुनकर वो गुस्से में उसे ऐसे घूरने लगी जैसे उसका अभी इसी वक्त कत्ल कर देगी। सच कहूं ना तो तुम्हारी जिंदगी का सबसे खास इंसान इस वक्त मेरे शतरंज का एक मोहरा बन चुका है, जिसे मैं जब चाहूं यूज कर सकती हूं और जब चाहूं अपनी जिंदगी से बाहर फेंक सकती हूं। ना जाने क्यों, लेकिन आज चाहत को अनेरा बहुत बदली सी लग रही थी।
आज वो बहुत अलग लग रही थी उस दिन से जब वो उससे पार्टी में और पहली बार मिली थी। इस कहानी में शायद यही उसका असली चेहरा था जो वो पूरी दुनिया से छिपाती आई थी। उसकी बातें सुनार अचानक ही चाहत की हंसी निकल गई और वो जोर जोर से हंसने लगी। उसे इस तरह से हंसते देखकर अनिरा की भौहें सिकुड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये चाहत अब उसके सामने हंस क्यों रही थी जबकि उसने इतनी सीरियस बात की थी। क्या वो पागल हो चुकी थी या फिर उसकी बातें उसके दिमाग के ऊपर से निकल गई थी? तुम हंस क्यों रही हो? मेरी बात तुम्हें समझ भी आई या नहीं? अनिरा ने उसे घूर कर पूछा। उसके इस सवाल पर चाहत ने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और फिर उसकी ओर देखकर बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम सच में इतनी मासूम हो या फिर ये सब एक नाटक है। इतनी बेवकूफ तो ना तुम हो और ना ही मैं जो ये ना समझ पाए कि अश्व कोई बच्चा या टिश्यू पेपर नहीं है जिसे तुम यूज करके फेंक दो। और एक बात, तुम्हें जो भी बात करनी है ना खुद जाकर अश्व से करो। मेरी आंखों के आगे की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो मुझे तुमसे कोई मतलब और ना ही तुम्हारी किसी चाल में, चाहत ने कहा और फिर वहां से उठकर जाने लगी। लेकिन तभी उसकी कानों में अनिरा की आवाज सुनाई दी जिसे सुनकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। मुझे पता चला है कि तुम्हारा और अश्व का डाइवोर्स हो रहा है, क्या ये सच है? उसकी इस बात चाहत ने उसकी ओर हैरानी से घूमकर देखा जहां इस बजट अनिरा के होंठों पर एक मुस्कान थी। वो उसे ऐसे जताना चाह रही थी कि जैसे वो उसकी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानती है। वहीं चाहत इसलिए हैरान थी क्योंकि इसके बारे में इस वक्त उसके परिवार और अश्व के अलावा किसी को भी नहीं पता था। फिर अनिरा को इस बारे में कैसे पता चला? क्या अश्व ने उसे बताया होगा? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? अभी आज सुबह ही तो उसने कहा था कि वो अनिरा को पसंद नहीं करता था, फिर वो अपने घर की बातें उसे क्यों बताएगा? यही सब वो अपने मन में सोच रही थी कि तभी अनिरा ने उसे होश में लाकर जमीन पर पटकते हुए कहा, वैसे सच कहूं ना तो तुम बनी ही नहीं जो अश्व के लिए। तुम उस लायक ही नहीं हो, तुम अनपढ़ हो, गांव की गवार हो और तुम्हें अश्व के बारे में कुछ पता भी नहीं है। तो तुम उसके काबिल कैसे हुई? तुम्हें उसे छोड़ ही देना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके और अपने लिए किसी और को ढूंढ सके। अनिरा ने कहा तो चाहत ने उसकी ओर घूर कर देखा। ये लड़की आज उसे एक बार फिर नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। एक बार फिर वो आज उसकी बेइज्जती कर रही थी, लेकिन आज वो सुनने वालों में से नहीं थी। अब वो बदल चुकी थी और अपनी बेइज्जती करने के बदले वो सामने वाले को तमाचा मारना वो बहुत अच्छे से सीख चुकी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु टोल्ड यू दैट आई एम इलिटरेट? एंड सेकेंडली, मुझे जानती ही कितना हो जो तुम मुझे ज्ञान बांट रही हो। मुझे ये सब सिखाने के बजाय तुम अगर अपनी जिंदगी पर थोड़ा ध्यान दो तो बेहतर होगा। जहां अनिरा अब तक मुस्कुराते हुए उसे देखकर उसे चिढ़ा रही थी, उसकी आखिरी बात सुनते हुए उसके होंठों की वो मुस्कान जा चुकी थी। उसे समझ नहीं आया कि वो उसकी जिंदगी के बारे में ऐसा क्यों कर रही थी, लेकिन कुछ ऐसा था जिसके बारे में वो जानती थी और उसे पता था कि अगर वो सबके सामने आ जाता तो शायद वो कभी इस दुनिया में दिखाई तक ना देती। उसी चेहरे के उड़े हुए रंग को देखकर चाहत हल्के से मुस्कुरा दी और फिर उसकी ओर अपने कदम बढ़ाने लगी, जिससे अनिरा उससे डरकर पीछे होने लगी। अरे तुम तो इतनी आसानी से डर गई, अभी तो मैंने तुम्हें पूरी बात बताई ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मेरे और अश्व के बारे में सब कुछ पता चल सकता है, लेकिन मुझे तुम्हारे और उस रिधान के बारे में नहीं? तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा कि तुमने रिधान को पाने के लिए उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ क्या किया? भले ही ये 1 साल पुरानी बात हो, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छे से पता है इस बारे में। असल में तो मैं तुम्हें इतनी अच्छे से जानती हूँ कि कितना तुम भी खुद को नहीं पहचानती होगी। तो अगर अपनी जिंदगी चाहती हो तो अश्व और मुझसे दूर ही रहना, खासकर मेरे मैटर से, समझी? अब निकलो यहाँ से, चाहत ने कहा और उसका हॉन्थ पकड़कर अपनी शॉप से बाहर कर शॉप में लॉक लगा वहां से वो चली गई। यहां अनिरा की आंखें काली हो चुकी थी। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर चाहत उसके बारे में कैसे जानने लगी थी, लेकिन ये सब उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता था। अगर ऐसा होता तो शायद उसका बचना नामुमकिन था। उसने घूरकर इस तरफ देखा जहां से इस वक्त चाहत गई और अचानक ही वो अपनी उंगलियों को दांतों तले रखकर आंखों चबाने लगी। आखिर कैसे जानती है वो मेरे बारे में? इस बारे में तो मैंने किसी से भी नहीं कहा, फिर उसे कैसे पता? वृंदा, अब तुम मेरे लिए खतरा बनती जा रही हो, लेकिन चिंता मत करो, जो मैंने रिधान की एक्स गर्लफ्रेंड के साथ किया वही तुम्हारे साथ भी करूंगी। और इस बार तुम्हें मैं बताऊंगी कि मैं कौन हूं और तुम कौन हो। आखिर ये कहानी मेरी है तो यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। अनिरा खुद से ही कहते हुए मुस्कुराई और फिर वो वहां से चली गई। एपिसोड 36। रात का समय था जब चाहत सीधे अश्व वो ऑफिस जा पहुंची। इस वक्त सबकी छुट्टी हो चुकी थी, इसलिए कोई भी ऑफिस में नहीं था सिवाय अश्व के। चाहत ने सीधे लिफ्ट में आकर 21 फ्लोर को बटन प्रेस कर दी जिस पर अश्व का ऑफिस था। कुछ ही समय में वो अश्व के केबिन के सामने थी। उसने बिना देरी किए और दरवाजा खटखटाए दरवाजा खोला दिया और सीधे अंदर चली गई। जब वो अंदर पहुंची तो अश्व वहां पर लैपटॉप पर अपना ध्यान लगाए काम किए जा रहा था। चाहत सीधे जाकर उसके सामने खड़ी हुई और अपना पर्स टेबल पर पटक दिया। अश्व ने अपना सिर उठाकर उसे ऐसे देखा जैसे उसे उसके यहाँ आने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। उसने हल्के से मुस्कुराकर उसे देखा और फिर बोला, फाइनली तुम मेरे ऑफिस में आ ही गई। मजबूरी है मेरी। ये सब छोड़ो, तुम एक बात बताओ, तुमने अनिरा से क्या क्या कहा है? आज मुझे सब कुछ जानना है। आखिर तुम चाहते क्या हो? हाँ। चाहत ने उसकी किसी भी बात का जवाब दिए बिना सीधे उसकी चेयर पर दोनों तरफ हॉन्थ टिकाकर उसकी आंखें में देखकर पूछा।
अश्वा ने अपनी दोनों तरफ देखा जहां इस वक्त वो चाहत के बाहों के घेरे में था और उसके बचकर जाने के कोई भी चांसेज नहीं थे। खैर वो बचना भी नहीं चाहता था। उसने चाहत की ओर देखा जहां इस वक्त उसकी आंखों में खौफ नाम का एक शब्द तक नहीं था। वो सोच में पड़ गया। जहां आज तक वो उससे घबराती और नजरें चुराती आई थी, आज अचानक वो उसकी आंखों में आंखें डालकर किसी शेरनी की भांति उससे बातें कर रही थी। अश्वा ने उसकी आंखों में देखा और फिर मुस्कुरा दिया। उसकी इस मुस्कुराहट की वजह चाहत को समझ तो नहीं आई, लेकिन अगले ही पल वो हैरान रह गई जब वो अश्वा की गोद में बैठी हुई थी। अश्वा ने उसकी आंखों में झांकते हुए ही उसके दोनों हाथों को पकड़ा और घुमाकर उसे सीधे अपनी ओर खींच लिया, जिससे वो संभाल नहीं पाई और सीधे उसकी गोद में जा गिरी। चाहत की आंखें हैरानी से फैल गई। उसके दोनों होंठ इस वक्त अश्वा के हाथों में था जो उसकी कमर से होकर आ रहे थे। उसे उसकी बाजू अपनी कमर महसूस हो रही थी, जिस वजह से वो सहने पर मजबूर हो रही थी। वो इन सब में इतना खो चुकी थी कि वो अपनी पलकें तक झपकाना भूल चुकी थी। अश्वा ने जब उसे इस तरह से मूर्ति बने देखा तो उसके होंठों के कोने मुड़ गए और उसने चाहत के पैरों को पकड़कर साइड में कर दिया, जिससे वो सीधे उसकी गोद में बैठ गई और अब अश्वा उसके चेहरे को भी देख सकता था। कितने सवाल पूछती हो तुम, थकती नहीं क्या इतना कुछ सोचते हुए? अच्छा एक बात बताओ, आज का दिन कैसा गया? उसके इस सवाल को सुनकर चाहत होश में आए और उसे अपनी स्थिति का भान हुआ। वो गुस्से में भनाती हुई उसके ऊपर से उठते हुए बोलने लगी। क्या है तुम्हें, छोड़ो मुझे, ये सब क्या हरकतें कर रहे हो तुम? उसने उठने की कोशिश की, लेकिन अश्वा ने एक बार फिर उसकी कमर को पकड़कर उसे अपनी गोद में खींच लिया और फिर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तुम कभी शांत नहीं बैठ सकती क्या? पहले कितना शांत रहती थी, लेकिन अब सब जगह तुम्हें तबाही मचानी है। तबाही मैं नहीं बल्कि तुम मचा रहे हो अश्वा। आखिर क्या कहा तुमने उस अनिरा से जो वो आज मेरी शॉप तक चली आई? बताओ मुझे, क्या तुमने उसे डाइवोर्स के बारे में बताया है? चाहत ने उसकी ओर देखकर पूछा। अश्वा ने जब उसकी बात सुनी तो वो उसकी ओर अपनी भौहें चढ़ाकर देखने लगा। चाहत को समझ नहीं आया अश्वा के इस लुक का मतलब क्या है, लेकिन जब अश्वा ने अपनी बात कही तो उसी आंखें हैरानी फैल गई। मैं उसे क्यों बताऊंगा जब मुझे तुम्हें डाइवोर्स देना ही नहीं है? उसकी बात सुनकर चाहत सदमे में जा चुकी थी। इस बात का क्या मतलब था कि उसने अनिरा को कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन फिर भी उसे सब कुछ पता था? कैसे? ऐसा कैसे हो सकता था? आखिर उसे कैसे पता चला कि वो दोनों तलाक लेने वाले हैं, जबकि अश्वा ने भी उसे कुछ नहीं बताया? तो फिर इसका मतलब यह है कि तुमने उस कुछ भी नहीं बताया? फिर ठीक है, मैं विश्वास कर रही हूं तुम पर, लेकिन अगर ये गलत हुआ तो याद रखना, तुम्हें अच्छे से सबक तो मैं सिखाऊंगी। चाहत ने उसकी गोद में से उठकर उसे उंगली दिखाकर कहा और फिर वहां से जाने लगी, लेकिन अश्वा ने उसका होंठ पकड़ लिया था। चाहत जाते हुए रुकी और उसने मुड़कर उसे देखा और समझने की कोशिश करने लगी कि अब वो क्या चाहता था। अश्वा उठकर उसके सामने आया और फिर उसके दोनों तरफ से टेबल पर होंठ टिकाते हुए उसके चेहरे की ओर झुकने का, जिससे चाहत पीछे होने लगी। अश्वा उससे थोड़ी दूरी पर रुका और फिर उसकी आंखों में गहराई से झांक कर बोला, तुम मुझे तलाक क्यों देना चाहती हो? इतना बुरा हूं मैं कि अब तुम मुझे देखना तक नहीं चाहती? अश्वा ने जिस तरह से उसके सामने अपने सवाल रखे थे, एक पल को तो वो भी उसकी आंखों में खोने लगी थी। उसे ऐसा लगा जैसे अश्वा उसे चाहता हो और वो उसे तलाक ना देना चाहता तो, लेकिन ये बात वो भी जानती थी कि अश्वा को सिर्फ और सिर्फ अनिरा ही पसंद की और वो कभी भी वृंदा यानी कि उसे पसंद नहीं करने वाला। फिर ना जाने कैसे, लेकिन आज उसे ऐसा लगा। मुझे नहीं पता तुम सही हो या नहीं, लेकिन तुमने ही कहा था कि तुम एक खलनायक हो और हमेशा रहोगे और मुझे के विलेन के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, चाहत ने कहा और अपनी नजरें उससे फेर ली। अश्वा ने उसके चेहरे को देखा जो इस वक्त उदास नजर आ रहा था। ना जाने कैसे, लेकिन आज उसके चेहरे पर कुछ भाव दिखाई देने लगे जिन्हें उसने बखूबी छिपा लिया। उसने चाहत के चेहरे को अपने सामने किया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, शायद तुमने ये बात सुनी नहीं है, विलेन्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। उसकी इस बात को सुनकर चाहत की आंखें हैरानी से फैल गई। आखिर कहना क्या चाहता था वो? क्या वो इस कहानी का विलेन नहीं था, या फिर वो जबरदस्ती बनाया गया था, जैसा जबरदस्ती उसे इस कहानी में भेजा गई? एक बात सुनो, आज तुम भी, जरूरी नहीं कि अगर मैं तुम्हारे सामने अच्छा हूं तो असली में मैं बुरा होऊंगा, और अगर मैं तुम्हारे सामने बुरा हूं तो असली में मैं अच्छा नहीं होऊंगा। जरूरी नहीं कि जो जैसा दिखे वो वैसा ही हो। यहाँ हर किसी के चेहरे पर लाखों मुखौटे हैं जिन्हें निकालकर उनका असली चेहरा देखने में तुम्हें सालों लग जाएंगे, लेकिन वो कभी तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। अश्वा ने अपनी सर्द आवाज में अपनी बात पूरी की। वहीं उसकी बातें सुनकर चाहत को और भी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही था और क्या गलत, लेकिन आज जब उसने अश्वा की आंखों में देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे कुछ है जो अश्वा सबसे छिपा रहा है, जो अब तक कहानी में भी कहीं नहीं दर्शाया गया है। कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता सिवाय अश्वा के, और शायद पता भी नहीं चलता क्योंकि अश्वा उसे किसी के सामने नहीं आने देना चाहता था। एपिसोड 37। आज संडे था, जिस वजह से चाहत ने अपने शॉप की छुट्टी रखी हुई थी। इस वक्त वो छत पर थी और आसपास के नज़ारे को चाय पीते हुए देख रही थी। इस वक्त उसकी आंखों के सामने कल रात की बातें घूम रही थी। जब अश्वा ने उससे ये कहा था कि विलेन पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके कहने का मतलब क्या था।
क्या वो किसी मजबूरी में इस कहानी का विलेन बना था या आर वो सच में अनिरा को पसंद करता था और उसे पाना चाहता था इसलिए ये सब कर रहा था। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसकी अब तक उसने 10 कप चाय पी ली थी लेकिन अब भी वो इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रही थी। जब भी वो परेशान होती थी यूं ही बस चाय पीने लग जाती। एक वही चाय थी जो उसे उसकी मुश्किलों की हल करने में मदद किया करती थी। चाहत अभी यही सब सोच रही थी कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए, तभी उसके बगल में कोई आकर खड़ा हुआ और उसकी ओर देखकर बोला, क्या हुआ भाभी, कोई परेशानी है? ये अक्ष की आवाज था जो इस वक्त उसके बगल में कॉफी का मग लिए खड़ा था। अक्ष ने जब चाहत माथे पर उठी उन लकीरों को देखा तो उसे समझ आ चुका था कि जरूर कोई न कोई बात है जिससे चाहत परेशान है, लेकिन वो बात क्या थी ये उसे नहीं पता थी। चाहत ने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा और फिर सामने की ओर देखते हुए बोली, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ लेकिन अगले ही पल एहसास होता है कि शायद मैं सही कर रही हूँ। चाहत की ये कंफ्यूज कर देने वाली बात तो समझ नहीं आई, लेकिन उसे इतना तो जरूर समझ आ गया कि वो जरूर ही अश्व के बारे में बात कर रही थी। क्या आप अश्व के बारे में सोचकर ये सब कह रही है? अक्ष ने कॉफी का एक सिप लेते हुए कहा तो चाहत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं मानता हूं कि अश्व कभी अपने दिल की बात किसी को नहीं बताता और ना ही उसके ज्यादा दोस्त थे। वो हमेशा से ही एक इंट्रोवर्ट रहा है, जैसी सिर्फ अपने में ही गुम रहना पसंद है और वो कभी भी किसी को अपने बारे में कुछ नहीं बताएगा। मेरे लिए वो हमेशा से एक मिस्ट्री के जैसे था, लेकिन जब मैंने उसे समझना शुरू किया तब मुझे समझ आया कि अश्व एक बहुत ही अच्छा और नेक इंसान है। वो किसी को अपनी वजह से तकलीफ में नहीं देख सकता, लेकिन ना जाने उसे आजकल क्या हुआ है जो वो सबको तकलीफ दिए जा रहा है। वो पहले ऐसा नहीं था पर पता नहीं अब उसे क्या हुआ है। अक्ष ने परेशानी में उसे देखकर कहा। उसकी बात सुनकर चाहत सोच के पड़ गई। उसने कहानी में भी पढ़ा था कि वो पहले बहुत ही शांत स्वभाव का हुआ करता था, लेकिन अनिरा की जिंदगी में जब रिधान आया तब से वो बदल गया। वो कब खलनायक बनने लगा किसी को भी पता ही नहीं चला, खुद उसे भी नहीं। चाहत यही सब सोच रही थी कि तभी अचानक ही उसने कहना शुरू किया, सच कहूं तो मैं उसे अब नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन जिस तरह से वो बर्ताव करता है मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी ये जिंदगी भी बर्बाद ना हो जाए। बहुत मुश्किल से खुद को खुश रखने के बहाने ढूंढे हैं मैंने, और अगर अब ये भी खत्म हो गए तो अब मुझमें जीने की कोई उम्मीद भी नहीं बचेगी। चाहत ने कहा ही था कि तभी उसकी आंखों से आंसू की बूंदें उसके गालों पर आ लुढ़की। अक्ष ने जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो उसने उसकी ओर कंसर्न से देखा और फिर बोला, भाभी मैं आपसे बस एक ही बात कहूंगा, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप समझ नहीं पा रही क्या सही है और क्या गलत, तब आप बस अपने दिल की बात सुनिएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता फिर इसमें आपको किसी अपने को छोड़ना ही क्यों न पड़े, भले ही कुछ भी, लेकिन आप वही करना जो आपका दिल करता है। अक्ष की बात सुनकर चाहत ने अपना सिर घुमाकर देखा तो उसे उसकी आंखों अपने लिए फिक्र साफ दिखी। न जाने क्यों लेकिन वो जब से इस कहानी में आई थी तब से वो उस अपना भाई सा लगता था, शायद इसलिए आज वो उसकी उतनी मदद कर रहा था। उसे पता तो नहीं था कि उसके इस कहानी में आने का मतलब क्या था, लेकिन वो इतना जरूर जानती थी कि अगर वो इस कहानी में आई है तो उसे बहुत कुछ मिल रहा था, लेकिन अब उसे ये तय करना था कि उसे अश्व की मदद करनी है या फिर नहीं। उसके दिल और दिमाग में जहां जंग छिड़ी हुई थी वहीं दूसरी तरफ किसी और के मन में एक अलग ही द्वंद्व चल रहा था, और वो थी अनिरा। अनिरा इस वक्त अपने कमरे में थी और इस वक्त वो तेजी से कमरे का चक्कर लगाए जा रही थी। कभी वो परेशानी में इधर जाती तो कभी उधर, साथ ही वो अपने दांतों से नाखूनों को चबा भी रही थी। उसे देखकर ही लग रहा था जैसे वो किसी चीज से परेशान है, लेकिन वो क्या थी ये बात सिर्फ वही जानती थी। वो यूं ही बेचैन होकर एक जगह खड़ी हुई और सोचते हुए खुद से ही बोली, ये बात उस वृंदा को कैसे पता चली कि मैंने रिधान को पाने के लिए क्या किया है, और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ क्या किया मैंने, ये उसे कैसे पता चला? आखिर है कौन ये जो मुझसे उलझने की कोशिश कर रही है? क्या उसे पता नहीं है कि मैं इस कहानी की नायिका हूं तो यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूंगी? रिधान इस शहर का सबसे फेमस इंसान है और वो बहुत बड़ा एक्टर भी है, इसीलिए तो मैंने उससे शादी की। वो खुद में ही कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी, वो सफेद पड़ चुका था। वो अचानक ही आईने के सामने आई और उसकी नजर अपने चेहरे पर पड़ी और वो और घबरा गई जब उसकी नजर आईने से होते हुए रिधान की तस्वीर पर गई। नहीं नहीं, मैं इस बारे में रिधान को नहीं पता लगने दे सकती। अगर ऐसा हुआ तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा, फिर मुझे उस गवार वृंदा का कुछ करना ही पड़ेगा। अभी वो यही सब सोच रही थी कि तभी किसी की भारी आवाज ने उसके ध्यान को अपनी ओर खींचा। जब अनिरा ने उस इंसान को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और वो डरकर उस इंसान को ऐसे देखने लगी जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। एपिसोड 38। अनिरा हैरान परेशान सी उस इंसान को देख रही थी जो इस वक्त उसके कमरे में उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। उसने डर से अपना सिर झुका लिया और फिर बोली, रिधान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो आज शूटिंग पर जाना था ना? उसकी बात करने के तरीके में एक डर साफ दिख रहा था, जिसे देखकर रिधान हल्के से मुस्कुरा दिया। ये उसकी शैतानी मुस्कान थी जिसे अनिरा बहुत अच्छे से जानती थी, और वो ये भी जानती थी कि अब आगे क्या होने वाला था। रिधान चलते हुए उसके सामने आया और फिर उसके चेहरे के सामने झुककर बोला, तुम इतना क्यों डर रही हो जान? मैं तुम्हें खा थोड़ी जाने वाला हूं जो तुम इतना डर रही हो।
कहते हुए उसने उसके चेहरे पर आते बालों को फूंक मारकर पीछे कर दिया, जिससे वो डर कर थोड़ी सी पीछे हो गई। उसे इस तरह से खुद से डरते हुए देख रिधान हल्के से मुस्कुराया और फिर उसकी आंखों में देखकर हल्के से धीरे लेकिन सर्द आवाज में बोला, तुम कल कहाँ गई थी? उसके इस सवाल को सुनते हुए अनिरा के रोंगटे खड़े हो गए। वो जानती थी कि अगर रिधान को पता चल गया कि कल वो अश्व से मिलने उसके ऑफिस गई थी तो वो जरूर उस पर गुस्सा करेगा, लेकिन अब छिपाने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि रिधान को पहले से ही सब कुछ पता था। अनिरा ने डरते हुए उसे देखा और फिर अपन सिर झुकाए हुए ही बोली, वो रिधान, मुझे अश्व से कुछ काम था, बस इसलिए उससे मिलने चली। वो कह ही रही थी कि तभी रिधान ने उसके बगल में रखे टेबल पर का सारा सामने जमीन पर गुस्से में फेंक दिया, जिसे देखकर घबरा कर पीछे हो गई। वो समझ चुकी थी कि रिधान का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था। अब वो अपना सारा गुस्सा उस पर उतारेगा, और हुआ भी ऐसा ही। रिधान ने उसे कंधे से कसकर अपने दोनों हाथों से पकड़ा और फिर उसे गुस्से में देखा और बोला, मैंने मना किया था ना तुम्हें उससे मिलने के लिए भी? तुम्हें मेरी एक बात समझ नहीं आई नीरा? बताओ मेरे प्यार में क्या कमी है जो तुम उस अश्व के पास चली जाती हो? क्या तुम्हारा एक इंसान से मन नहीं भरता जो तुम्हें दूसरा भी चाहिए? बताओ मुझे। रिधान की इतनी कड़वी बातें सुनकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिधान उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता था, लेकिन शायद यही सच था। उसे हर किसी का अटेंशन चाहिए था, जिसकी वजह से वो हर बार फंस जाता करती थी। रिधान उसके लिए कुछ ज्यादा ही पजेसिव था, या फिर यूं कहें वो पागल था उसके लिए, और उसका ये पागलपन आज अनिरा के पैरों की बेड़िया बन गया था। रिधान, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? मेरे और अश्व के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर तुम कैसे उसकी गोद में जाकर गिर गई? या आर वो खुद तुम्हारे करीब आया था? रिधान ने अपने दांत पीसते हुए कहा तो अनिरा के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर रिधान ये सब कैसे जानता था, लेकिन शायद वो उसे अब तक अंडरएस्टिमेट कर रही थी। रिधान असली में क्या था ये बात वो खुद भी जानती थी। इतनी आसानी से वो इतना बड़ा एक्टर नहीं बन गया था। उसके पास बहुत सारे सोर्सेस थे सबकी जानकारी रखने के, और इसीलिए उसे अनिरा के बारे में सारी बातें पता थी, सिर्फ कुछ बातों को छोड़कर जिन्हें अनिरा ने सबसे छिपा कर रखा हुआ था, उसका असली चेहरा। रिधान, वो गलती से हुआ था, और तुम्हें पता है मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ और प्यार भी। प्लीज दूसरों की बातों में आकर हमारा रिश्ता खराब मत करो। अनिरा ने खुद का बचाव करते हुए कहा, लेकिन शायद वो भूल गई थी रिधान कोई पागल इंसान नहीं है जो वो उसकी बातों में जाएगा। बच्चा नहीं हूं मैं जो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और एक बात, अश्व से दूर ही रहना, वरना अगर अब मैंने तुम्हें उससे मिलते देखा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। रिधान ने गुस्से में कहा और वहां से चला गया। यहाँ अनिरा एक बार फिर अपने नाखूनों को चबाने लगी। जब भी वो इस तरह से बेचैन होती थी तो वो अपने नाखूनों को काटने लगती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो क्या करे। एक तरफ वो अश्व को अटेंशन सिर्फ अपने ऊपर रखना चाहती थी, वहीं चाहत को भी उसके पास्ट के बारे में पता था, और अब रिधान भी उसके पीछे लगा हुआ था और उसे अश्व से मिलने नहीं देना चाहता था। ना जाने अब वो क्या करने वाली थी। यहाँ चाहत अपने कमरे में सो रही थी जब कोई उसके कमरे में दाखिल हुआ। रात के 1 बज चुके थे, इसलिए इस वक्त घर में सभी सो रहे थे। वो परछाई आगे बढ़ी और चाहत के बेड के सामने आकर रुकी। उसे सोते हुए देखकर वो परछाई मुस्कुराई और फिर उसने अपने कदम उसकी ओर बढ़ा दिए। धीरे धीरे बढ़ते समय के साथ वो परछाई उसके करीब पहुंच गई थी। उस परछाई ने उसके बगल में पड़ा तकिया उठाया और चाहत के चेहरे के करीब आने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो चाहत की जान लेना चाहता हो। वो परछाई उसके चेहरे के करीब आकर रुकी कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। कुछ ऐसा जिसके बाद चाहत की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती। एपिसोड 39। रात का समय था जब चाहत अपने कमरे में सो रही थी जब कोई उसके कमरे में दाखिल हुआ। रात के 1 बज चुके थे, इसलिए इस वक्त घर में सभी सो रहे थे। वो परछाई आगे बढ़ी और चाहत के बेड के सामने आकर रुकी। उसे सोते हुए देखकर वो परछाई मुस्कुराई और फिर उसने अपने कदम उसकी ओर बढ़ा दिए। धीरे धीरे बढ़ते समय के साथ वो परछाई उसके करीब पहुंच गई थी। उस परछाई ने उसके बगल में पड़ा तकिया उठाया और चाहत के चेहरे के करीब आने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो चाहत की जान लेना चाहता हो। वो परछाई उसके चेहरे के करीब आकर रुकी कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। कुछ ऐसा जिसके बाद चाहत की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती। उस परछाई ने तकिया अपने हौंठ में पकड़ा ही हुआ था कि तभी चाहत की आंखें खुल गई। अंधेरे में उस काली परछाई को तकिया लेकर अपनी तरफ बढ़ते देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और वो सीधे उठकर उस इंसान को बेड के नीचे धक्का दे दी। चाहत ने सीधे साइड टेबल पर रखी उस कैंची को उठाया और उस इंसान के ऊपर कूद पड़ी। इससे पहले कि वो चली मार पाती, उस इंसान ने उसका हौंठ पकड़ लिया और उसे पलटकर उसके ऊपर आ गया। चाहत कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। तुम मारना चाहती हो मुझे? चाहत की आंखें हैरानी से फैल गई उस इंसान की आवाज को सुनकर। वो इस इंसान को बहुत अच्छे से जानती थी। ये आवाज सर्द थी और ये किसकी थी ये भी वो जानती थी। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि खुद अश्व की थी। चाहत की आंखें हैरानी से फैल गई जब उसने ये आवाज सुनी। अश्व का चेहरा उसके बहुत करीब था, इतना कि उसे उसकी सांसें तक अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो अंधेरे में भी उसकी करीबी भांप सकती थी।
तुम ये यहाँ। वो डरते हुए कुछ कहने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी अचानक से साइड टेबल की लाइट चालू हो गई। चाहत के अपनी नजरें उठाकर देखा तो पाया कि अश्व उसके ऊपर झुका हुआ था। उसकी व्हाइट शर्ट का बटन इस वक्त खुला हुआ था, जिसकी वजह से उसे उसका वो चौड़ा सीना साफ दिख रहा था। उसकी मस्कुलर बॉडी की देखकर एक पल के लिए चाहत का भी ईमान डोल गया और वो क्या बोलने वाली थी ये भी भूल गई। वो बिना पलके झपकाए अश्व के सीने को घूरे जा रही थी, जिन पर उभरी हुई वो नसें उसे छूने पर मजबूर कर रही थी। चाहत ने अश्व की आंखों में देखा और अचानक ही उसका हौंठ उसके सीने पर चला गया। अश्व की आंखों में आए भाव बदले, लेकिन चाहत का उन्हें समझ पाना बेहद मुश्किल था। उसका चेहरा अब भी सामान्य था, जैसे उसे इन सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चाहत का हौंठ उसके सीने पर हरकत करने लगा, जिस वजह से अश्व के हाथों की नसें उभरने लगी थी, और ये किस वजह से था ये बात सिर्फ वही जानता था। चाहत का हौंठ अब उसके सीने से फिसलकर उसके पेट पर आ चुका था, जहां उसकी उभरी हुई स्किन उसे साफ महसूस हो रही थी। हालांकि वो उसे देख नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी शर्ट की बटन वहां बंद थी और लाइट भी बहुत हल्की थी। अश्व की सांसें ऊपर नीचे होने लगी उसके हाथों को अपने एब्स पर देखकर। उसने एक गहरी सांस ली और झट से कसकर उसका हौंठ पकड़ लिया, जिससे वो अचानक ही होश में आए। उसकी आंखें हैरानी से फैल चुकी थी। उसे समझ नहीं आया कि अभी अभी उसने क्या किया, लेकिन वो इतना तो समझ चुकी थी कि अब वो अश्व की चाल में फंस चुकी थी। अश्व ने उसके हौंठ को पकड़कर उसकी आंखों में झांका और फिर अचानक ही उसके कंधे पर अपने सिर को टिका दिया। कब चाहत की आंखें हैरानी से फैल गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, उसे पता भी ना चला। अश्व उसके ऊपर झुका हुआ था और उसका सिर अब भी उसके कंधे पर टिका हुआ था। उसने अपने हाथों से बैलेंस बना रखा था ताकि चाहत के शरीर पर ज्यादा वजन ना पड़े। वो जानता था अगर उसने अपना वजन उस पर डाला तो शायद वो सांस भी ना ले पाए। अश्व उसके दिल की बढ़ी हुई धड़कनों की साफ महसूस कर पा रहा था, जो उसके कानों से होते हुए उसके दिल को सुकून पहुंचा रही थी। आखिर करना क्या चाहती हो तुम? किसने कहा था मेरे सीने पर अपने हौंठ फेरने के लिए, और वो भी इतनी अदा से कि मेरा मन ही डोल जाए? अश्व ने गहरी सांसें लेते हुए उसके कंधे पर सिर टिकाए हुए ही कहा। चाहत ने उसके सीने पर हौंठ रखा और उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए बोली, हटो यहां से तुम यहां कर क्या रहे हो? और वो भी तकिया लेकर। करना क्या चाहते हो तुम? अश्व धीरे से उसके ऊपर से हटा और उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया। उसकी इस हरकत पर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। आखिर ये आदमी करना क्या चाहता था उसके साथ? कभी वो उसके साथ इतनी बुरी तरह बर्ताव करता कि उसे मारने तक का मन करता था, और कभी इतने प्यार से बातें करता कि उससे दूर जाने का मन ही ना करता। चाहत अभी इन्हीं सभी उलझनों में फंसी उसके चेहरे को ताके जा रही थी कि तभी उसके कानों में अश्व की आवाज सुनाई दी, जो उससे ही कुछ कह रहा था। उसकी बात सुनने के बाद वो स्तब्ध सी बस उसके चेहरे को देखती ही रह गई। उसके जबान में शब्द ही नहीं बचे कि आखिर वो अश्व की बात का क्या जवाब दे। मैं तो बस यहाँ तुम्हें देखने आया था, लेकिन तुम इतनी खूबसूरत लग रही थी कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं किया, और फिर मैं यहीं पर सोने लगा। कहते हुए अश्व ने अपना तकिया उसके बगल में रखा और फिर उसकी ओर देखने लगा। यहाँ चाहत अब भी हैरान परेशान सी उसके चेहरे को ताके जा रही थी, जो उसे ही अपनी गहरी नजरों से देख रहा था। एपिसोड 40। रात का समय था और अब भी अश्व और चाहत एक दूसरे के साथ थे। चाहत हैरानी से उसकी आंखों में देख रही थी, जो इस वक्त उसके बगल में लेटा अपने हौंठ पर सिर टिकाए उसे ही देख रहा था। जब उसने अश्व के मुंह से सुना कि वो इस वक्त उसे देखने आया था, तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों वो ऐसा कर रहा था। क्या ये सब उसकी चाल थी या फिर सच्चाई? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी अश्व ने उसके सिर को उठाकर अपनी बाह पर रख लिया और अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, अब चुपचाप सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है मुझे। उसकी इस हरकत पर चाहत को और ज्यादा हैरानी हो गई। वो एक झटके में उठी, उसके ऊपर कसकर जोर जोर से मुक्के बरसाने लगी। अश्व ने खुद को कवर करने की कोशिश की, लेकिन चाहत उससे भी ज्यादा तेज निकली और उसे अच्छे से धरकर कूटने लगी। अश्व और चिल्लाते हुए उठ खड़ा हुआ, लेकिन चाहत अब भी उसे पीटे जा रही थी। अश्व से जब और नहीं सहा गया तो उसने उसका हौंठ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया, जिससे चाहत संभल नहीं पाई। उसका पैर कारपेट में फंसा और वो सीधे उसके सीने से जा लगी। वहीं अश्व भी उसके यूं खुद से टकराने पर संभल नहीं पाया और दोनों सीधे बेड पर जा गिरे। एक तेज आवाज के साथ बेड टूट चुका था। जहां अश्व नीचे था और उसके हौंठ चाहत की कमर और पीठ को थामे हुए थे, वहीं चाहत की आंखें डर को वजह से बंद थी और इस वक्त उसका हौंठ अश्व के सीने पर था, जिसे वो तेजी से धड़कता हुआ महसूस कर सकती थी। चाहत ने अपनी आंखें धीरे से खोली तो पाया अश्व खोया उसे उसके चेहरे को ही देखे जा रहा था। चाहत की आंखें और भी ज्यादा हैरानी से फैलने लगी जब उसे अपनी पीठ पर अश्व के हौंठ रेंगते हुए महसूस हुए। वो हैरानी से उसकी आंखों में देखे जा रही थी। वहीं अश्व ने अपने हौंठ उसके बालों में फंसा लिए थे और धीरे धीरे उसके चेहरे की ओर बढ़ रहा था। चाहत ने अपनी आंखें बंद कर ली थी इस एहसास से, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया उसे खुद भी नहीं पता था। अश्व के होंठों उसके उन मुलायम होंठों के काफी नजदीक आ चुके थे, जिस वजह से चाहत को उसकी सांसें तक महसूस हो रही थी। उसकी सांसें गहरा चुकी थी उसे अपने इतना करीब महसूस कर। इससे पहले कि उन दोनों के होंठ एक दूसरे को छू भी पाते, एक झटके दरवाजा खुला और शालिनी जी और अक्ष सीधे कमरे के अंदर आ गए। उनकी आंखें हैरानी से फैल गई चाहत और अश्व को इस तरह से साथ देखकर।
यहाँ अश्व और चाहत की नजरें उन पर गई तो वो भी डर गए और वो हैरानी से उन्हें देखने लगे। वो कुछ पल तो हैरान रह गए, लेकिन जब उन्हें समझ आया तब उन्होंने अपना सिर घुमाकर वहां से जाना ही ठीक समझा। तब तक चाहत और अश्व दोनों खड़े हो गए थे। जहां अश्व बैट सही करने की कोशिश में लग गया जो इस वक्त टूट गया था, वजन चाहत खरगोश की स्पीड से दौड़कर सीधे अक्ष और शालिनी जी के पास जा पहुंची उनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए। अब जो रायता अश्व ने फैलाया था उसे ही साफ करना था। मम्मी, जैसा आप दोनों सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये अश्व तो चूहा भगाने आया था मेरे कमरे में। हम लोग कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कर रहे थे सच में, चाहत ने हड़बड़ा कर शालिनी जी और अक्ष को देखकर कहा। जहां शालिनी जी अपना सिर घुमाकर खड़ी थी वहीं अक्ष अपनी हंसी रोक खड़ा चाहत के चेहरे पर आए उन भावों को देख रहा था जो इस वक्त सुकून के तो बिल्कुल भी नहीं थे। उसे देखकर ही लग रहा था कि अभी वो कितना घबराई हुई थी। क्या भाभी, झूठ क्यों बोल रहे हो? चूहा बैट के अंदर थोड़ी घुस गया था जिसके लिए आपको उसे तोड़ना पड़े, अक्ष ने अपने दांत दिखाते हुए कहा। तो शालिनी जी की भी हंसी निकल गई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। नहीं, मैं सच कह रही हूं, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है ना अश्व? चाहत ने अजीब तरह से अश्व की ओर देखकर कहा। अश्व जो होंठ बांधे चाहत के बहानों को देख रहा था वो आगे आया और चाहत की ओर देखा, फिर शालिनी जी और अक्ष की ओर देखकर बोला, इसमें छिपाने वाली कोई बात ही नहीं है। हम दोनों पति पत्नी हैं। अब आपको भी पता है पति पत्नी एक कमरे में क्या करते हैं। तो टूट गया बेड, अब मैं क्या करूं? कहते हुए उसने अपनी शक्ल मासूम सी बना ली, लेकिन वो मासूम तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था। चाहत ने अपना मुंह खोले अश्व को देखा तो उसने अपनी एक आंख दबा दी, जैसे कहना चाह रहा हो अब बताओ क्या बहाना दोगी तुम मेरी इस बात का। चाहत उसकी बेशर्मी देखकर गुस्से में आग बबूला हो चुकी थी। उसने एक मुक्का उसकी पीठ पर जड़ दिया, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बिल्कुल, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? शादी हो चुकी है तुम लोगों की, अब बच्चों के बारे में नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे? शालिनी जी ने सीरियस होकर कहा। तो चाहत और अश्व दोनों उनका चेहरा देखने लगे। जहां अश्व हल्के से हंस दिया वहीं चाहत वो अपनी आंखें फाड़े उन्हें देखे जा रही थी। अश्व के साथ बच्चे को सोचकर ही उसका चेहरा लाल हो चुका था। मैं इसे अब और नहीं झेल सकती, मैं जा रही हूं, चाहत ने कहा और वहां से सीधे बाहर चली गई। अश्व भी उसके जाते ही जाने लगा, लेकिन शालिनी जी ने उसका होंठ पकड़कर रोक लिया। अश्व ने उनकी ओर देखा तो उन्होंने कहा, मैं नहीं जानती तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर अब तुमने उसे एक बार भी और दुख पहुंचाया तो हमारा रिश्ता नहीं रहेगा। उसने खुद को बदल दिया है तुम्हारे लिए, तो अब अगर उसे दुख हुआ या फिर वो इस घर से जाने के बारे में सोचेगी तो मैं भी यहां से चली जाऊंगी। शालिनी जी की इस बात सुनकर अश्व का दिल टूट गया था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर दिखाया नहीं। वो समझ सकता था शालिनी जी चाहत के लिए हमेशा परेशान और चिंतित रहा करती थी। उसने अपना सिर हिलाया और फिर बोला। एपिसोड 41। चाहत हॉल में आकर सोफे पर सो चुकी थी, वहीं इस वक्त उसकी आंखें खुली हुई थी। हॉल में हल्की सी लाइट जल रही थी जिसकी वजह से उसका चेहरा हल्का सा दिख रहा था। शालिनी जी और अक्ष अपने कमरे में जा चुके थे। वहीं अश्व कहाँ, ये बात उसे पता नहीं थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि आज जो हुआ उसे समझ पाना उसके बस की बात नहीं थी। अश्व की हरकतें आजकल उसके दिमाग में घुस नहीं रही थी। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था, ये बात वो नहीं समझ पा रही थी। उसका स्वभाव और उसके प्रति व्यवहार हर पल बदलता जा रहा था। चाहत की आंखें यही सब अब भी सोच रही थी। कल तक जो इंसान ये हर पल उसे जता रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ अनिरा को पसंद करता है, 2 दिनों में ऐसा भी क्या हो गया जो अश्व का उसके प्रति व्यवहार इतनी जल्दी बदल गया? क्या उस दिन पार्टी में जो हुआ उसकी वजह था ये सब? लेकिन फिर अश्व ने उस दिन कुछ क्यों नहीं कहा? और फिर उसके उस दिन ये बोलना कि विलेन जन्म नहीं लेते बल्कि बनाए जाते हैं। सारी बातें एक मिस्ट्री की तरह लग रही थी जिसे सॉल्व करना बहुत जरूरी था, और इसके लिए चाहत का अश्व को जानना बहुत जरूरी था। अब तक वो सोच रही थी कि वो इस कहानी में आकर भी अच्छी जिंदगी जी सकती थी, लेकिन जब वो वृंदा के शरीर में थी तो उसका इन सबसे अपना पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल था। इसलिए अगर उसे खुशी और सुकून से रहना है तो सबसे पहले इन सब पहेलियों को सुलझाना होगा, जिसमें सबसे बड़ी और मुश्किल पहेली का नाम था अश्वधनराज। चाहत की आंखें बंद होने लगी थी कि तभी किसी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसका सिर लुढ़क कर उसके सीने पर आ टिका और वो उसकी गोद में ही सो गई। चाहत पूरा दिन काम करने के बाद बहुत थक चुकी थी, जिस वजह से अब उसे एहसास तक नहीं था कि इस वक्त वो सोफे पर नहीं बल्कि अश्व की गोद में सो रही थी। अश्व ने उसके चेहरे को देखा जो इस वक्त बल्ब की हल्की सी पीली रोशनी में किसी सोने सा चमक रहा था। उसने कुछ पल उसके उस श्याम रंग से भरे चेहरे को निहारा और फिर सीढ़ियों से नीचे जाकर एक कमरे में चला गया। ये कमरा किसी और का नहीं बल्कि अश्व का था, जो इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ था। कमरे में घुसते ही अश्व ने स्विच ऑन कर दिया, जिससे सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। उसका कमरा स्लेटी और सफेद रंग की दीवारों और पर्दों से भरा हुआ था। भले ही उसका कमरा सबसे कोने में हो, लेकिन उसने सबसे अच्छी जगह चुनी थी। उसके कमरे के एक साइड कांच का स्लाइडिंग डोर था, जिसे खोलकर सीधे नीचे बने गार्डन में जाया जा सकता था। खैर, इस वक्त ये सब इम्पोर्टेंट नहीं था। इस वक्त अश्व के सबसे ज्यादा जरूरी चाहत थी, और खासकर उसकी नींद। अश्व ने उसे किसी कांच को गुड़िया की तरह बेड पर धीरे से लिटा दिया, जैसे उसने अगर जरा सा भी जोर दिया तो वो उसी पल टूट जाएगी।
अश्व के मन में क्या चल रहा था यह समझ पाना तो मुश्किल था, लेकिन इस वक्त वो चाहत का ख्याल रख रहा था, ये बहुत अच्छी बात थी। उसने उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया और डिम लाइट चालू कर दी। वो आकर धीरे से उसके बगल में आ बैठा और उसकी ओर देखकर बोला, माना मैंने पास्ट में बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन अब मैं उन्हें दोहराने नहीं वाला। मुझे जो चाहिए उसे पाने के लिए तुम ही एक रास्ता हो, तो मैं तुम्हें कैसे खुद से दूर जाने से सकता हूँ। अश्व ने उसके चेहरे को देखकर कहा। अचानक ही उसके होंठों पर एक मुस्कान आ गई जो प्यारी तो बिल्कुल भी नहीं थी और वो ठीक भी नहीं थी, खासकर चाहत के लिए। उसने उसी तरह शैतानी से मुस्कुराते हुए चाहत की ओर देखा जो इस वक्त उसके बेड पर आराम से अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। तुम्हें अब भी मेरी बातों में नहीं आना चाहिए वृंदा। वंस अ विलन इज ऑलवेज अ विलन। फिर चाहे तुम उसे कितना भी जस्टिफाई कर लो, वो रहेगा हमेशा विलेन ही और मैं वही हूं। इस कहानी का विलेन अश्वधनराज। कहते हुए वो शैतानी से मुस्कुरा दिया और फिर वहां से सीधे एक पेंटिंग के सामने आकर रुका। ये एक शेर और हिरण की तस्वीर थी, जिसमें शेर उस हिरण का शिकार करते हुए दिखाया गया था। जहां हिरण भाग रहा था अपनी जान बचाकर, वहीं शेर वो आज शिकार करने के लिए आतुर था। किसी को भी नहीं पता था कि अगले पल क्या हो सकता था।